हेलो बच्चों, स्वागत है आपका मेरे चैनल पेटल्स प्ले 101 पे। आज हम पढ़ने जा रहे हैं शब्द व्यवस्था। अब हम व्याकरण के दूसरे भाग पर आ चुके हैं, जो कि है शब्द विचार, और शब्द विचार का ही एक भाग होता है शब्द व्यवस्था। तो आज हम पढ़ने जा रहे हैं शब्द व्यवस्था के बारे में। तो चलिए शुरू करते हैं। तो देखते हैं शब्द क्या होता है। निश्चित अर्थ को प्रकट करने वाले वर्ण समूह को शब्द कहते हैं। तो ऐसा वर्णों का समूह जिसका एक निश्चित अर्थ हो, उसे हम शब्द कहेंगे। तो दो या दो से अधिक वर्णों से मिलकर बनने वाला वह सार्थक समूह जिसका अपना स्वतंत्र अस्तित्व होता है, शब्द कहलाता है। तो दो या दो से अधिक वर्णों का एक समूह जो कि सार्थक हो, परंतु उसके साथ साथ उसका एक स्वतंत्र अस्तित्व भी होना चाहिए, तभी वह शब्द कहला सकता है। वह किसी नियम में यदि बंधा हो तो उसे हम शब्द नहीं कह सकते। वह स्वतंत्र होगा तभी उसे हम शब्द कहेंगे। जैसे राम, वाल्मीकि, महाभारत, हिमालय, भारत, घर आदि। तो आप देख सकते हैं इनका एक अपना निश्चित अर्थ तो है ही, परंतु ये उसके साथ साथ ये स्वतंत्र भी हैं। ये किसी नियम में नहीं बंधे, ये स्वतंत्र रूप से मौजूद हैं। अब पद देखते हैं, पद क्या होता है। तो शब्द जब वाक्य में प्रयुक्त होता है तब वह पद कहलाता है। तो शब्दों का जब वाक्य में प्रयोग होता है, जब वे नियमों में बंध जाते हैं, जब उनका स्वतंत्र अस्तित्व नहीं बचा रहता, जब उनका स्वतंत्र अस्तित्व ख़त्म हो जाता है, तब वे पद बन जाते हैं। तो बहुत लोग कहते हैं कि शब्दों का सार्थक समूह वाक्य कहलाता है, परंतु शब्दों का तो अपना एक स्वतंत्र अस्तित्व होता है। वह कैसे बना सकते हैं वाक्य? वह नहीं बना सकते वाक्य। वाक्य शब्दों से नहीं, पदों से बनते हैं। पद वैयाकरणिक नियमों में बंधे होते हैं। आगे देखते हैं। शब्दों के भेद 4 आधारों पर किए जा सकते हैं। अर्थ के आधार पर, उत्पत्ति के आधार पर, बनावट या व्युत्पत्ति के आधार पर, व्याकरण या रूपांतर के आधार पर। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं। ऐसा आप एक ऐसी टेबल बना लीजिएगा ज़रूर। आप यहाँ पे देख सकते हैं अर्थ के आधार पर कितने प्रकार के होते हैं। अर्थ के आधार पर 2 प्रकार के होते हैं शब्द, एकार्थी और अनेकार्थी। उत्पत्ति के आधार पर देख लेते हैं। उत्पत्ति के आधार पर 5 तरह के होते हैं। यहाँ पे 4 दिए हुए हैं, परंतु एक और भेद होता है जो यहाँ पे नहीं दिया हुआ है, तो इसे ध्यान रख लीजिएगा। वीडियो को ध्यान से सुनिए इसलिए, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें हैं जो मैं नोट्स में नहीं डालती, वो मैं आपको लाइव क्लास में बताती हूँ। तो इसलिए क्लास को अच्छी तरह देखें, सिर्फ नोट्स को कॉपी में ना उतारे, साथ में सुने भी। तो तत्सम, तद्भव, देशज, विदेशी, और एक और होता है संकर। संकर, ठीक, 5 होते हैं। बनावट के आधार पर रूढ़,
यौगिक, योगरूढ़। व्याकरण के आधार पर या रूपांतर के आधार पर, विकारी, अविकारी। ठीक, आगे देखते हैं। अर्थ के आधार पर शब्दों के दो भेद किए जा सकते हैं, एकार्थी और अनेकार्थी। एकार्थी शब्द किन्हें कहते हैं? जिन शब्दों से एक ही अर्थ का बोध होता है उन्हें एकार्थी शब्द कहते हैं। तो जिन शब्दों का एक ही अर्थ होता है, सिर्फ एक अर्थ होता है, उन्हें एकार्थी शब्द कहते हैं। जैसे कलम, घोड़ा, मेज, पीला। तो कलम कोई देख लीजिए, कलम यानी पेन। पेन के अलावा कोई उसका दूसरा अर्थ होता है? नहीं होता है। घोड़ा, घोड़ा एक जानवर होता है, उसके अलावा उसका कोई अर्थ नहीं होता है। मेज, मेज यानी जिस पर आप बैठकर पढ़ते हैं उसे मेज कहते हैं। तो मेज का कोई दूसरा अर्थ नहीं होता है। पीला, पीला एक रंग होता है, उसका कोई दूसरा अर्थ नहीं होता है। अनेकार्थी शब्द, जिन शब्दों से एक से अधिक अर्थों का बोध होता है उन्हें अनेकार्थी शब्द कहते हैं। अनेकार्थी, अनेक धन अर्थी, तो अनेक आर्थी यानी अनेक अर्थ हैं जिसके, तो अनेकार्थी शब्द हो जाएगा वो। आप मतलब भी देखिए, शब्द को तोड़ के देखिए, आपको अपने आप समझ आ जाएगा कि शब्द कहना, ये शब्द का भेद जो है उसमें क्या होता है। तो एक से अधिक अर्थों का बोध जिन शब्दों में होता है उन्हें अनेकार्थी शब्द कहते हैं। जैसे कृष्ण, काला, बुरा, देव की पुत्र, कौआ। और भी बहुत सारे होते हैं। अंबर, अंबर का अर्थ होता है कपड़ा भी होता है और आसमान भी होता है। पत्र, पत्र यानी चिट्ठी भी होता है, पत्ता भी होता है। तो ये सब भी आप लिख सकते हैं। उत्पत्ति के आधार पर शब्द के 4 भेद होते हैं। कौन कौन से भेद होते हैं? तत्सम शब्द। पहला, जिन शब्दों को संस्कृत से हिंदी में ज्यों का त्यों बिना किसी परिवर्तन के प्रयोग किया जाता है। तो जिन शब्दों को संस्कृत से लिया गया, कोई परिवर्तन नहीं किया गया उनमें, ऐसे ही जैसे वो संस्कृत में जैसा उनका प्रयोग होता था, जैसा उनका उच्चारण होता था, जैसे वे लिखे जाते थे, सब कुछ एकदम एक समान हिंदी में भी, बिल्कुल सेम टू सेम, ज्यों के त्यों यानी जैसे के तैसे, एकदम एकदम बिना किसी परिवर्तन, किसी बदलाव के बिना उन्हें ले लिया गया। तो अंक, ये आपको संस्कृत तत्सम शब्द भी होते हैं हिंदी में बहुत सारे, जैसे अंक, अंक संस्कृत से आया है, हिंदी में भी प्रयोग होता है। औषधि, फल, नयन, मुख, संगीत, यह सब शब्द जो है संस्कृत से ज्यों के त्यों ले लिए गए हैं हिंदी में। आगे देखते हैं दूसरा भेद क्या होता है। दूसरा भेद है तद्भव। तो वे शब्द जिनका संस्कृत से हिंदी में प्रयोग करते समय रूप परिवर्तन हो गया है, यानी जो शब्द संस्कृत से आए हैं उनमें कोई ना कोई परिवर्तन हुआ है, कोई बदलाव हुए हैं, उनमें कुछ बदलाव किए गए हैं। बदलाव क्यों किए जाते हैं? ऐसे ही नहीं किए जाते बदलाव की मन किया और बदल दिया शब्द को। शब्दों में बदलाव इसलिए आता है ताकि हमें उन्हें उच्चारण करने में उनका उच्चारण करने में हमें आसानी हो और लिखने में आसानी हो, टेढ़ापन कम हो, शब्द में, भाषा में टेढ़ापन कम हो। जैसे आप देख सकते हैं संस्कृत के शब्दों में उच्चारण करते वक्त एक मतलब
थोड़ी दिक्कत आती है, सभी इन्हें सही तरीके से उच्चारित नहीं कर पाते, तो इसलिए इन्हें हम तद्भव शब्दों में हम शब्दों को बदल देते हैं थोड़ा सा, ताकि हमें उन्हें उच्चारित करने में आसानी हो। तो जैसे गोद, जीभ, आग, लोहा, रात, खजूर, होंठ। तो जीभ का तत्सम शब्द होता है जिह्वा, आग का अग्नि, रात का रात्रि, होठ का ओष्ठ। ये कुछ ध्यान में रखने आपको। आगे देखते हैं, ये कुछ दिए हुए हैं आपके सामने। ये तत्सम है और ये तद्भव शब्द है। तो तत्सम में हस्त, यानी तद्भव में वो हो जाता है हाथ। कर्पूर हो जाता है कपूर। गृह हो जाता है घर। नग्न हो जाता है नंगा। चक्षु हो जाता है आँख। तुरंग हो जाता है घोड़ा। देशज शब्द ये थोड़े मुश्किल होते हैं क्योंकि इन्हें बहुत लोग समझ नहीं पाते, पर मैं आपको बहुत ही अच्छे से समझा दूंगी। देशज शब्द यानी ऐसे शब्द जो हिंदी के निजी शब्द हैं। निजी शब्द यानी भारत से ही आए हैं वे, और जिनके उद्गम का पता नहीं होता। सिर्फ यही उनके बारे में यही पता होता है कि वह किसी उपभाषा या किसी बोली से आए हैं। तो या तो किसी बोली या किसी उपभाषा से वे आए हैं हिंदी में, तो उन्हें देशज या देशी शब्द कहते हैं। तो जैसे कुत्ता, खच्चर, भुजिया, गाड़ी, सौंठ, लोटा, गड़बड़, जूता, लोटा, लकड़ी आदि। तो कैसे बताऊं मैं? देखिए, गड़बड़ शब्द का हम बहुत प्रयोग करते हैं। अरे गड़बड़ हो गई, अरे बहुत बड़ी गड़बड़ हो गई, ऐसे हम बोलते हैं ना। तो गड़बड़ जो शब्द है वह संस्कृत से तो नहीं आया ना। हिंदी में भी नहीं आया, हिंदी में भी नहीं था वो। हिंदी में ऐसे परिवर्तन, इसकी संस्कृत का शब्द है और उसमें परिवर्तन करके हिंदी में आ गया, ऐसा नहीं होता। ये किसी उपभाषा या बोली से ही आया होगा, ये हमें पता है। तो इसलिए ये देशज शब्द होगा या देशी शब्द होगा। ठीक है, अगर आपको समझ नहीं आया तो दोबारा देखें, आपको ज़रूर समझ आ जाएगा, मैं ये दावा करती हूँ। अगर आपको नहीं समझ आया कमेंट सेक्शन में पूछ लीजिएगा। आगे देखते हैं, विदेशी शब्द। जो शब्द हिंदी में अन्य भाषाओं से विदेशी लोगों के संपर्क के कारण प्रयोग होने लगे हैं, आगत या विदेशी शब्द कहे जाते हैं। तो भारत में अंग्रेज़ों का राज रहा था, पर उसके अलावा और भी लोगों ने हमारे भारत में जगह जगहों पर राज किया। सिर्फ अंग्रेज़ों ने ही नहीं, जैसे पुर्तगाली लोगों ने और फ्रांस के लोगों ने भी बहुत सारी कॉलोनी बनाई हमारे देश में। तो इसलिए बहुत सारी भाषाओं से हमारे हिंदी में भी आ गए बहुत सारे शब्द। तो अंग्रेज़ी के शब्द कौन से होते हैं, चलिए देखते हैं। इस टेबल को अच्छे से देख लीजिएगा, बहुत ही ज़रूरी है ये, प्लीज़। अंग्रेज़ी के शब्द कौन से हैं? अपील, चॉकलेट,
यहाँ चॉकलेट जो है यहाँ पे थोड़ा गलत हो गया। यहाँ 1 मिनट। चॉकलेट के ऊपर एक ऐसे चांद जैसा आता है, एक ऐसे एक इस आ जो है, आ की मात्रा के ऊपर ऐसा एक चांद जैसा एक बनाया जाता है, तो वो नहीं बन पाया, तो इसे आप ध्यान में रखिएगा। तो अंग्रेजी के शब्द कौन से हैं? अपील, चॉकलेट, नर्स, स्टेशन, बिस्कुट। तो ये सब शब्द अंग्रेजी से आए हैं। अरबी से आए हैं जो, वो हैं नसीब, दर्द, जलसा, जन्नत, औरत। सिर्फ यही शब्द नहीं है, मैं बता देती हूँ कि आप सोचने लगे कि सिर्फ यही शब्द हैं। और भी बहुत सारे शब्द हैं, ये बस उदाहरण दिए हुए हैं यहाँ पे, और जो बहुत ज़रूरी हैं, जो परीक्षा में पूछे जाते हैं, वो दिए गए हैं यहाँ पे। फारसी से कौन से शब्द आए हैं? अंदर, दरवाज़ा, अचार। अचार, दरवाज़ा, अंदर, इतनी बार हमने इन शब्दों का आम भाषा में प्रयोग किया है। और क्या आपको ये लगा था कि ये फारसी से आए होंगे? आपको यही लगता होगा कि हिंदी के निजी शब्द हैं, परंतु ये नहीं है, ये फारसी से आए हैं। चीनी शब्द कौन से हैं? चीनी, चाइना में बोला जाता है चीनी, जिसे हम चाइनीज कहते हैं, हिंदी में उसे हम चीनी कहते हैं। लीची, चाय, पटाखा। यूनानी यानी ग्रीक भाषा, ग्रीक जिसे हम कहते हैं। डेल्टा, एटम, टेलीफोन, टेलीग्राफ। तुर्की, बुलबुल, लाश, गलीचा, तोप, चाकू, कैंची, बहादुर, तमगा, बेगम, बारूद, दारोगा आदि। आप मेरे साथ साथ बोलते रहिए, आपको याद होना चाहिए ये चीजें। पुर्तगाली, गमला, पादरी, कारतूस, बाल्टी, आलू, कमरा, कमीज आदि। फ्रांसीसी शब्द कौन से हैं? कार्टून, पुलिस, क्यों, बिगुल आदि। ये शब्द फ्रांसीसी से आए हैं। संकर, ये जो मैंने 5वां अलग से बताया था, वो जो शब्द 2 भाषाओं के मेल से बने होते हैं, 2 भाषाओं के 2 शब्द, उनके मेल से, उनके जुड़ने से जो शब्द बनता है, वह संकर शब्द होता है। जैसे रेलगाड़ी, वर्षगांठ, जांचकर्ता, ऑपरेशन कक्ष आदि। तो रेलगाड़ी आप देख सकते हैं, तो रेल होता है अंग्रेजी का शब्द, गाड़ी हिंदी। वर्ष होता है वर्ष होता है संस्कृत का शब्द, और गांठ होती है हिंदी में। जांचकर्ता, जांच हिंदी शब्द, कर्ता संस्कृत। ऑपरेशन होता है अंग्रेजी का शब्द, कक्ष हिंदी। ठीक है, आगे देखते हैं। बनावट के आधार पर शब्द के 3 भेद होते हैं। तो पहला कौन सा भेद होता है? रूढ़। तो रूढ़ क्या होता है? रूढ़ वह शब्द जो किसी अन्य शब्द के योग से न बना हो। तो किसी 2 या 2 से अधिक शब्दों का मेल नहीं हो रहा है, यहाँ कोई योग नहीं हो रहा है यहाँ, और टुकड़े करने पर कोई अर्थ न निकलता हो। तो जब हम इस शब्द के टुकड़े करते हैं तो कोई अर्थ नहीं निकलता,
जो भाग निकलते, जो टुकड़ों में कोई अर्थ नहीं निकलता, वे रूढ़ शब्द होते हैं। जैसे लाठी, गेंद, नल। तो लाठी देख लीजिए, लाठी को तोड़ेंगे बन जाएगा ला और ठी। ला का कोई अर्थ नहीं होता है, ठी का कोई अर्थ नहीं होता है। गेंद, गेंद में भी आप देख सकते हैं गेंद और द, या आप कह सकते हैं हाँ गेंद और द, तो दोनों किसी भी टुकड़े का कोई अर्थ नहीं होता। नल में भी न और ल नहीं अर्थ निकल रहा। तो यौगिक शब्द, योग का अर्थ है जोड़ना, मिलाना, अर्थात जो शब्द अन्य शब्दों के मिलाने से बनते हैं उन्हें यौगिक शब्द कहते हैं। तो दो शब्द जो होते हैं उनके मेल से, जो शब्द दो शब्दों के जुड़ने से जो शब्द बनते हैं उन्हें यौगिक शब्द कहते हैं। जैसे शौचालय, शिवालय, हिमालय। हिमालय देखिए योगरूढ़ होता है, ये यहाँ पे गलत आ गया है, यहाँ पे नहीं आएगा ये। हिमालय एक, मैं बाद में आपको जब योगरूढ़ अभी समझाऊंगी तो आपको समझ आ जाएगा कि ये योगरूढ़ क्यों है। तो शौचालय होगा यौगिक, क्योंकि शौच धन आलय, शौचालय। तो शौचालय और शौचालय का अर्थ भी वही आता है जो दोनों शब्दों के मेल से जो अर्थ आना चाहिए। शिवालय, शिव धनालय, तो शिवालय जो शब्द है उसका अर्थ वही है जो इन दोनों के जोड़ से बनना चाहिए। योगरूढ़ शब्द देख लेते हैं, थोड़ा डिफिकल्ट है, थोड़ा मुश्किल है, पर आपको समझा दूंगी मैं अच्छे से। तो योगरूढ़ शब्द क्या होते हैं? वह शब्द जो यौगिक होते हुए भी किसी विशेष अर्थ को प्रकट करते हैं। जैसे दशानन, दशानन से आपको समझ आ जाएगा। तो दश आनन, दश धनानन, दशानन। तो दश यानी 10, आनन यानी सर। तो 10 सर हैं जिसके, वह कौन है? तो इस शब्द का अर्थ यह है 10 सर वाला। तो यह शब्द जो है ये रावण के लिए इस शब्द का प्रयोग किया जाता है, रावण के लिए। परंतु 10 सर तो किसी गुड्डे के भी हो सकते हैं, परंतु उसे हम रावण थोड़ी उसे हम दशानन नहीं कहते। हम उसे कभी दशानन नहीं कहेंगे। दशानन हमेशा रावण के लिए ही प्रयुक्त होगा। तो इसलिए यह योगरूढ़ है, क्योंकि यौगिक शब्द तो है परंतु इसका एक अपना निश्चित अर्थ है। यह आप ध्यान रखिएगा। पीतांबर एकदम सेम, पीत धन अंबर। तो पीत यानी पीला, अंबर यानी कपड़ा। तो पीला कपड़ा जो पहनता है, यह शब्द जो है यह कृष्ण भगवान के लिए इस शब्द का प्रयोग किया जाता है। परंतु हम भी कभी कभार पीले कपड़े पहन लेते, तो हमें तो पीतांबर नहीं कहा जा सकता ना। तो इसलिए यह भी योगरूढ़ होगा। पंकज सेम, पंक यानी कीचड़, ज यानी जन्म लेने वाला। कीचड़ में जो जन्म लेता है वह होगा पंकज। तो यह शब्द जो है यह कमल के लिए इस शब्द का प्रयोग होता है। परंतु कीचड़ में तो बहुत सारे कीड़े मकोड़े भी रहते हैं, परंतु उन्हें हम पंकज नहीं कहेंगे क्योंकि यह योगरूढ़ शब्द है। इसका एक निश्चित अर्थ है, सिर्फ एक ही अर्थ में प्रयोग होगा, ये निश्चित अर्थ है इसका पूरा। चारपाई, चार पाए हैं जिसके। तो ये जो शब्द है चारपाई, ये खाट के लिए इसका प्रयोग होता है। परंतु जो चेयर होती है, चेयर आपको पता होगा, चेयर में भी 4 पाए होते हैं।
परंतु चेयर को चारपाई कभी नहीं कहते। जलज। अब जलज आपको खुद पता चल गया होगा अभी तक, अगर नहीं पता चला है तो कमेंट में बता दीजिएगा। व्याकरण के आधार पर शब्दों के दो भेद होते हैं। कौन कौन से भेद होते हैं भैया, हम भी देखते हैं। विकारी और अविकारी। विकारी शब्द क्या होते हैं? वे शब्द जिनका रूप परिवर्तित अर्थात बदल जाते हैं, वे विकारी शब्द कहे जाते हैं। विकारी शब्द कहे जाते हैं। तो वे शब्द जिनके रूप परिवर्तित हो जाते हैं, बदल जाते हैं। विकार का अर्थ क्या है? विकार का अर्थ है बदलाव। तो जिनके रूप बदल जाते हैं वे विकारी शब्द कहलाते हैं। यानी कि लिंग, वचन, काल, कारक, इन सब के कारण जिनमें बदलाव आता है वे विकारी शब्द कहलाते हैं। जैसे लड़का देख लीजिए, लड़का लिंग बदला, लड़की बन गया शब्द। वचन, लड़का से लड़के हो जाएगा बहुवचन में। कारक, लड़के को, लड़के ने, लड़के ने लड़के को, लड़के से, लड़के के लिए, लड़के का, लड़के में, इस तरह से। हे अरे लड़के, तो संबोधन में भी बदल गया। तो ये शब्द बदल जाते हैं कारक, लिंग, वचन, काल, इन सभी के कारण। तो विकारी शब्द के 4 भेद होते हैं। संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, क्रिया। मेरे साथ बोलिए, सर्वनाम, संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, क्रिया। ये 4 भेद होते हैं। अविकारी शब्द, तो अविकारी शब्द वे शब्द होते हैं जिनका रूप नहीं बदलता। तो लिंग, वचन, काल आदि के कारण इनका कोई ये बदलते नहीं। तो कैसे पता चलेगा? जैसे तेज, तो लड़का तेज चलता है, लड़की तेज चलती है, लड़के तेज चलते हैं। लड़के ने तेज चढ़ाई की, लड़के को तेज दौड़ना चाहिए। तो तेज बदला नहीं, बदला ना। तो इसलिए ये जो तेज है यह एक अविकारी शब्द है। तो इसी प्रकार की, पर, नित्य, ये सब शब्द जो हैं अविकारी शब्द कहलाएंगे। अविकारी शब्द के 4 भेद होते हैं। क्रिया विशेषण, संबंध बोधक, समुच्चय बोधक, विस्मय आदि बोधक। मेरे साथ बोलिए, क्रिया विशेषण, संबंध बोधक, समुच्चय बोधक, विस्मय आदि बोधक। तो ये 4 भेद जो होते हैं, ये जो विकारी और अविकारी शब्द के भेद हैं, इन्हें मैं अलग से एक वीडियो में समझाऊंगी। इसलिए मेरे चैनल को ज़रूर 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 सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि आपको मेरे आगे की डिटेल्ड वीडियोस आपको मिलती रहे। और हाँ, अविकारी शब्दों को अव्यय भी कहते हैं। तो ये मैं अलग से अव्यय पर एक जब वीडियो बनाऊंगी तब मैं इन 4 भेदों को अच्छे से समझाऊंगी। तो चलिए अब आगे देखते हैं क्या है। बोनस टिप्स, आप मेरे साथ बने रहे आखिर तक। मेरा साथ दिया आपने इस वीडियो में और मेरे साथ मन लगाकर पढ़ाई की, इसलिए मैं आपके लिए कुछ बोनस टिप लाई हूं। कौन हूं मैं? ये मेरे पास 3 पहेलियां हैं जिनमें आपको पता लगाना है कि वह वस्तु क्या है। तो 3 बड़ी मज़ेदार पहेलियां मेरे पास हैं। तो आपने इतनी मेहनत से पढ़ाई की अभी तक, तो इसलिए मैं आपके लिए लाई हूँ ये मज़ेदार पहेलियां। चलिए देखते हैं। पहली पहेली, एक मंजिला घर है मेरा, उसमें रखा है हरा कंप्यूटर, हरा मेज,
हरा बिस्तर, हरा कालीन, हरा नल, हर तरफ सब कुछ है हरा हरा। बताओ जरा सीढ़ी का रंग क्या होगा? तो हरा कंप्यूटर, हरा मेज, हरा बिस्तर, हरा कालीन, हरा नल, सब कुछ हरा हरा है। तो सीढ़ी का रंग क्या होगा? बताइएगा। दूसरी पहेली देखते हैं। अंधेरे में बैठी है एक रानी, सिर पर है आग और तन में है पानी। बताइए ये क्या चीज है? अंधेरे में बैठी एक रानी, सिर पर है आग और तन में है पानी। तीसरी पहेली। बिना पैर के चलती रहती, हाथों से अपने मुंह को पोंछती। बताओ कौन? तो ये तीसरी पहेली है कि बिना पैर के चलती रहती, हाथों से अपने मुंह को पोंछती। बताओ कौन है? आपको इन तीनों पहेलियों के जवाब कमेंट सेक्शन में नीचे देना है। आपको इन पहेलियों के आंसर के जवाब आपको कमेंट सेक्शन में जो पिन्ड कमेंट रहेगा उसमें मिलेगा आपको। तो इसलिए कमेंट करेगा और आपको ऑनेस्ट रहना है। ऑनेस्टी के बिना ये खेल बिल्कुल भी मज़ेदार नहीं होगा। आपके रोचक जवाब देखने में मुझे मज़ा आएगा। और अगर आपने इन तीनों पहेलियों का जवाब सही दिया तो आपके जवाबों का स्क्रीनशॉट मैं अगले वीडियो में ज़रूर लगाऊंगी। इस वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आशा करती हूँ आपको यह विषय अच्छी तरह समझ आ गया होगा और आपको ये वीडियो बहुत पसंद आया होगा। इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट सेक्शन में अपने कमेंट्स दे दें। तब तक तो आपसे मुलाकात होगी अगले वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय, अलविदा।